Hello and welcome to today's session of Pegasus Academy. आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है बिकॉज इसकी ऑडियंस बहुत स्पेशल है, इसके गेस्ट लेक्चरर्स बहुत ही स्पेशल हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और दोनों पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले मैं तनुश्री त्रिवेदी और स्वप्निला शुक्ला इस Pegasus Academy के co-founders. We feel privileged. We want to say that we feel privileged today to introduce this session for Army family. That means आज की हमारी ऑडियंस है आर्मी फैमिलीज और हम आवा यानी कि आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू आज का सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। और ये सेशन दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बेस्ड है। एक है करियर काउंसलिंग और दूसरा है बिहेवियरल वैल्यू इनकल्केशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो इससे पहले मैं लेकिन आपको पेगासस एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगी, उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी और वो इंट्रोड्यूस करेंगी हमारी पेगासस एकेडमी की फाउंडर स्वप्निला शुक्ला मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू तनुश्री मैम एंड थैंक यू आवा एंड थैंक यू टू ऑल द आर्मी पीपल। आपने हमें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया, हमें इस प्लेटफॉर्म को दिया कि हम इस पे आपको सब चीज़ें अपने पेगासस एकेडमी के बारे में बता सकें और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आर्मी फैमिली के लिए। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पेगासस एकेडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बच्चों को कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं। अभी कोविड सिचुएशन में आपको पता है कि इतनी सारी कठिनाइयाँ बच्चे फेस कर रहे हैं, सब परिवार भी फेस कर रहे हैं। उस सिचुएशन में पेगासस एकेडमी हम इसीलिए क्रिएट करके लाए हैं आप सबके लिए कि यहाँ पे वन स्टॉप लर्निंग सोल्यूशन आपको मिले। यहाँ पे चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे ड्राइंग पेंटिंग हो, एनी फील्ड, आपके लिए हम सारी चीज़ों का एक कहते हैं ना रामबाण, ये आपके लिए रामबाण हम लेके आए हैं पेगासस एकेडमी। तो आपके लिए इस पेगासस एकेडमी के थ्रू हम कोडिंग जो आजकल फ्यूचर रेडी कर रहे हैं बच्चों को, उसके लिए भी आपको वेबसाइट बनाना, आपको गेम्स बनाना, एप्स बनाना सिखाना चाहते हैं, जिससे आपके बच्चे, वो बच्चे जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, कहीं पे भी पीछे नहीं रहेंगे। सब बच्चे इक्वल हैं, एक समान है, हर बच्चा आगे बढ़े, हमारा देश का हर बच्चा नाम रोशन करे। हम पेगासस एकेडमी से सिर्फ यही चाहते हैं और हमारा मोटो भी यही है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले, प्रैक्टिकल शिक्षा मिले। सिर्फ रट के किताबें पढ़ के जाके वो जवाब ना दे के आए, वो यहाँ से चीजें समझे, कंसेप्ट समझे और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। उसके अलावा हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हमने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे करियर काउंसलर भी लेके आए हैं और मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स के भी हम बहुत अच्छे टीचर्स या हमने कहना चाहिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेके आए हैं आपके। तो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो आपके करियर में भी आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं, एथिक्स, उनको भी आपको आपकी जड़ों से जोड़ के रखेंगे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को। तो over to you, Tanushree ma'am, and I would like you to explain about Mr. Valenka. And thank you, Ava, for giving us this opportunity. And thank you to all the army people. Thank you so much. Okay, so हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारे आज के गेस्ट लेक्चरर को, जो हैं मिस्टर विवेक वेलंकर। मिस्टर विवेक वेलंकर बहुत ही क्वालिफाइड करियर काउंसलर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि अपने साइकोलॉजी स्किल सेट के थ्रू बच्चों को समझकर उनको एनालाइज करके और इंट्रोस्पेक्ट करके प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि उनको क्या करियर चूज करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए, कैसे उनको समझना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है। इसके अलावा वो इन्हीं सब्जेक्ट्स, इन चोजन सब्जेक्ट्स पे रियल लाइफ ट्रेनिंग भी देते हैं
जिससे आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आपको एक्चुअली में क्या करना होगा उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में, वो कैसा लगेगा आपको आगे जाके पढ़ने में। तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव सर्विस है जो वो प्रोवाइड करते हैं और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। एंड उनके एक्चुअली हजारों स्टूडेंट्स हैं जो उनसे बेनिफिट ले चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स IIT क्वालिफाइड हैं जो उनसे गाइडेंस ले चुके हैं। और मिस्टर विवेक वेलंकर इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ अ नंबर ऑफ बुक्स। So welcome Mr. Vivek Velankar. I want to welcome you through Pegasus Academy, and I feel really grateful that Army families are going to have the privilege to have your guidance. Over to you, Mr. Vivek. Thank you, madam. Thank you. I'm audible? Yes. Very good. Thank you. सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबको नमस्कार। करियर ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है सबके माइंड में जैसे ही बच्चे 5वीं 26 7th स्टैंडर्ड के आगे आ जाते हैं। पेरेंट्स तब से सोचना शुरू करते हैं कि आगे मेरा बच्चा क्या करे, और उसके लिए प्रिपरेशन तो कुछ होती नहीं है। जब 10th पास होती है तब लोग सोचना शुरू करते हैं कि भैया इसको अभी आर्ट्स में डाले, कॉमर्स में डाले या साइंस में डाले। एक और नया हो गया है आजकल। पहले कैसा था कि पेरेंट्स बोलते थे बेटा तू ऐसा कर, तू साइंस में चला जा, मैं बोलता हूं ना तू वो सुन बस, बाकी कुछ मत बोल। अभी एकदम 180 डिग्रीज हो गया है। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तेरे को जो करना है कर, मेरा कोई कंपल्शन नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे को साइंस जाना है साइंस जा, कॉमर्स जाना है कॉमर्स जा, आर्ट्स करना है आर्ट्स कर। अभी 10वीं पास स्टूडेंट क्या डिसीजन ले पाएगा? उसके पास ना उसके बारे में कोई नॉलेज है, उसके बारे में उसको कुछ पता है, तो वो कैसे डिसीजन लेता है? और बहुत बार पेरेंट्स भी वही तरीके से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव युग हो गया है और इतने सारे कोर्सेस आ गए हैं कि कंफ्यूजन ज्यादा हो गया है क्लैरिटी के बजाय। कोविड के बाद अभी ये जैसे ही कोरोना का संकट 1 साल से चल रहा है, अभी और कितने दिन चलेगा भगवान जाने। उसके बाद तो पूरे आयाम चेंज हो गए सब दुनिया के और करियर्स के भी। मेरे पास जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं ना, सबको एक ही वरी है कि इसके आगे क्या होगा, दिस फील्ड में करियर होगा या नहीं होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। अभी स्कूलिंग में ऑनलाइन चल रहा है, इनको समझ में आता है नहीं आता है, या हमें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा ये सब। ये जो एंजाइटी है ना बहुत चल रही है आजकल। तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम हमारा डायरेक्शन पक्का और अच्छा लेना चाहते हैं तो हमें कुछ मदद की जरूरत है। करियर काउंसलिंग ये एक जो सब्जेक्ट है जो आपको फैसिलिटेट करता है टू टेक गुड डिसीजन, करेक्ट डिसीजन आई वुड से। क्योंकि होता क्या है, मैं एक आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे हमारा शुरुआत तो होता है 10वीं के बाद, उसके पहले कोई कुछ सोचता नहीं है। 10वीं जैसे रिजल्ट आ जाता है लोग सोचने लगते हैं अभी क्या करें। फिर बेस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स रहे या पेरेंट्स रहे, किसके ऊपर सिलेक्शन होता है? मार्क्स कितने मिलाता है, कितना मार्क्स ऑब्टेन करता है। 80% एंड अबव मार्क्स मिला, चलो साइंस जाते हैं। थोड़ा उससे कम मिला, चलो कॉमर्स जाते हैं। उससे और कम मिला, चलो आर्ट्स जाते हैं। सोचना क्या है? बहुत अनसाइंटिफिक वे है डिसीजन लेने का, और आगे चल के ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मेरे को मिला, 10वीं पास हुआ था जस्ट। मैंने उसको पूछा बेटा तेरे को कितने मार्क्स मिले? 85%। मैं बोला बहुत अच्छे मार्क्स मिले बेटा, अभी क्या करने वाले हो? साइंस। मैं बोला बहुत अच्छा है भैया, एक बात बताओ सबसे कम मार्क आपको कौन से सब्जेक्ट में मिले? बोला साइंस। मैं बोला सबसे हाईएस्ट मार्क कौन से सब्जेक्ट में मिले? बोला संस्कृत। मैं बोला फिर बेटा एक सोच ले कि तेरे जो 85% दिख रहे हैं ना, वो संस्कृत की वजह से दिख रहे हैं, साइंस की वजह से नहीं।
तो तू साइंस ब्रांच चूज करना चाहता है तो थोड़ा सोचने की बात है, तेरे को 2 बार सोचना पड़ेगा कि भैया मार्क्स मिले हैं ओवरऑल 85%, इसकी वजह से मैं साइंस लूं या ना लूं। दूसरा एक तरीका क्या होता है, अभी स्टूडेंट्स का आजकल ऐसा है, उनके स्कूल्स में उनके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, लड़के लड़कों के होते हैं, लड़कियां लड़कियों के होते हैं, लड़के लड़कियों के भी होते हैं। एक 5-6 स्टूडेंट्स का ऐसा कोर ग्रुप होता है अपना अपना, वो ग्रुप में डिसाइड करते हैं क्या करें, चलो कॉमर्स जाते हैं, बस सब के सब उठ के कॉमर्स चले जाते हैं। क्यों? हमारा ग्रुप टूटना नहीं चाहिए। 10th पास जो स्टूडेंट होते हैं वो उनकी मैच्योरिटी लेवल भी बहुत कम होती है, उनका एक्सपोजर भी बहुत कम होता है, और उनका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उनके ग्रुप को होता है। मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप टूटना नहीं चाहिए, कुछ भी होने दो उधर। सो वो डिसीजन लेते हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, उसके मुताबिक मैं जाता हूँ। एक एग्जांपल बोलता हूँ, ऐसे ही लास्ट ईयर एक स्टूडेंट मेरे पास आया था 11वीं पास होने के बाद। उसने मेरे को बोला, सर मैं 11वीं कॉमर्स तो हो गया, बट अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये गलत डिसीजन लिया मैंने, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगता, ये बहुत थ्योरी है इसमें, मेरे को ज्यादा पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बोला, भैया तू आया कैसे कॉमर्स में 10वीं के बाद? बोला, मेरे को 75% मार्क्स मिले थे, हमारा 5-6 स्टूडेंट्स दोस्तों का एक ग्रुप था, सभी बोले चलो कॉमर्स, मैं भी आया कॉमर्स। मैं बोला, बेटा एक बात बताओ, तेरे को अच्छा क्या लगता था 10वीं तक, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था? बोला, मेरे को टेक्निकल सब्जेक्ट था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं बोला, देख बेटा एक काम कर, अब ये छोड़ दे 11th, वापिस आ जा, 10 के मार्क के ऊपर तुम अभी कोई टेक्निकल ब्रांच ले ले, चाहे वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, चाहे ITI हो, बट चेंज कर, अभी ये कॉमर्स के झमेले में मत पड़। क्यों हो गया ये? क्योंकि बस हैफेजार डिसीजन लिया था। हमें साइंटिफिक डिसीजन लेना पड़ता है। साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है? बहुत सिंपल है, और मैं एक आपको बोलता हूं कि पेरेंट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। 10वीं वाले स्टूडेंट तो कर ही सकते हैं। क्या करना है, जितने सब्जेक्ट 10 तक सीखे हैं उसने, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, व्हाटएवर इट इज, जितने सब्जेक्ट सीखे उतने सब एक कागज के ऊपर लिख लो और उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करो। पहला सेक्शन, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, पहले सेक्शन में डालो। जो सब्जेक्ट्स आपको मीडियम समझ में आए, मीडियम अच्छे लगे, दूसरे सेक्शन में डालो। जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगे और बिल्कुल समझ में नहीं आए, तीसरे सेक्शन में डालो। और ये तीसरे सेक्शन में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, पहले उठा के फेंक दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे उसमें साइंस गिरे, चाहे उसमें मैथ्स रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेंक दो। और जो सबसे अच्छे लगे सब्जेक्ट्स आपको, वो सब्जेक्ट कौन सी ब्रांच में है वो सोच के ले लो, ब्रांच सिलेक्ट करो, साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स। क्यों बोल रहा हूं उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे ही लास्ट ईयर एक 11th के बाद एक स्टूडेंट मेरे पास आया, स्टूडेंट और पेरेंट दोनों आए थे काउंसलिंग के लिए। पेरेंट्स ने बताया कि ये मेरा बच्चा है, इसको 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 88%। हमने इसको साइंस ब्रांच दिलवाया, अच्छा ट्यूशन क्लास लगाया, अभी 11th में 40%। हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, इसका कोई बुरी संगत तो नहीं लग गई इसको। मैंने बच्चे से बात किया, मैं बोला इधर आ रहे बेटे, जरा थोड़ा उधर इधर का बात करते समय उसने बोल दिया कि सर फ्रैंकली बोलता हूं आपको, ये जो फिजिक्स था ना 10वीं तक का, वही मेरे कभी समझ में नहीं आया था, बट तब तक तो रट करके मार दिया। अभी ये 11th-12th का फिजिक्स हो गया इतना बड़ा, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जा चुका है, मैं अभी साइंस ही नहीं करना चाहता हूं। यहां तक सिचुएशन आ गई थी। क्यों हुआ ऐसा? ये आत्म परीक्षण नहीं किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। अगर 10वीं के बाद ही स्टूडेंट बोलता था पेरेंट्स को
कि मेरे को ये फिजिक्स बिल्कुल समझता नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरे को साइंस नहीं करना है, फाइन, बाकी ब्रांचेस में जा सकता था। बट ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मार्क्स कितने मिले और कैसे मिले, कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता नहीं है, और उसकी वजह से ये रॉन्ग सिलेक्शन होता है। रॉन्ग सिलेक्शन से क्या होता है? रॉन्ग सिलेक्शन से दो चीजें होती है, एक उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है, दूसरा वो कैसे भी करके आगे जाता है उसमें, बट उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। आज इंजीनियर होने के बाद मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, सोच लो 10वीं के बाद 6 साल डालते हैं इंजीनियरिंग होने तक, 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं। इंजीनियर होने के बाद मेरे पास आके बोलते हैं सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, मेरे को उसमें काम नहीं करना है। मैं बोला बेटे क्या हो गया प्रॉब्लम? मेरे को बोला वो अच्छा ही नहीं लगा कभी, अभी मैं गया इंजीनियरिंग में इसलिए कंप्लीट कर दिया, आई डोंट लाइक, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं बोला फिर क्या पसंद है तेरे को? फिर दूसरी बातें शुरू हो जाती। सो क्या मजा मिला उसको? ना पेरेंट्स को मिला, ना स्टूडेंट को मिला। सो जब हम 10वीं के बाद सिलेक्शन करते हैं ना, पहला सिलेक्शन आता है 10वीं के बाद जो ब्रांच का सिलेक्शन होता है, उस टाइम ये सब चीजों की ध्यान में रखने की जरूरत होती है। उस टाइम कोई तो हैंड होल्डिंग लगता है, क्योंकि ये सब चीजें ना पेरेंट्स को पता होती है ना स्टूडेंट्स को पता होती है। कोई तो उनको बताने वाला लगता है उधर, जो उनको बताए, और खाली इतना ही नहीं बताए कैसे सिलेक्ट करना है, आगे होता क्या क्या है, आगे क्या क्या ऑप्शंस है। मैं ये क्यों बोलता हूं, और एक बात आपको बोलता हूं, मेरे को आजकल एक पेरेंट्स स्पेशली एक टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसके आगे कौन से फील्ड में बहुत अच्छा करियर है, वो फील्ड बताओ। अभी क्या बताएं यार, सभी फील्ड में करियर है, ऐसा एक भी फील्ड नहीं जिसमें करियर नहीं। किनको करियर है? सभी फील्ड में करियर टॉप 20% स्टूडेंट्स को है, बॉटम 20% स्टूडेंट्स को करियर ही नहीं है वो फील्ड में, किसी भी फील्ड में चले जाए। सो हमें ऐसे फील्ड चूज करनी है जो हमें अच्छी लगती है। सो हमें जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, वो सब्जेक्ट जो फील्ड में है, जो ब्रांच में है, वो ब्रांच हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमें चांसेस बहुत है कि हम ऊपर के 20% में रहेंगे। सो हमारा करियर अच्छा बनेगा। सो फील्ड में करियर डिपेंड नहीं होता है, वो फील्ड में हम कहां पे है उसके ऊपर करियर डिपेंड होता है। नाउ अभी ये सब तो हो गया, बट ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो अभी 7वीं 8वीं ये स्टैंडर्ड्स पे, वो क्या करना है? मैं बोलता हूं पेरेंट्स को कि अभी से वॉच करो। जैसे बहुत पेरेंट्स मेरे पास 7वीं 8वीं वाले भी आते हैं, बोलते हैं ना ये बच्चा है ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसको पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, उसको बोलो इलोक्यूशन कंपटीशन में पार्ट ले, वो रात में जाग के इलोक्यूशन कंपटीशन पूरा सब्जेक्ट में तैयारी करता है, दिन में भी स्टडी नहीं करता है। क्यों होता है ये सोचने की बात होती है। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ तो सब्जेक्ट है कि जिसमें उसको जी जान के इंटरेस्ट है। हमें उसके इंटरेस्ट एरिया ढूंढना शुरू करना है 7वीं 8वीं से, कि इसके इंटरेस्ट कहाँ पे है। किसी के ड्राइंग पेंटिंग में होंगे, किसी के इलोक्यूशन में होंगे, किसी के एक्टिंग में होंगे, किसी के शायद किचन में होंगे। सो क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो और अच्छा बन जाएगा, ये हमें सोचना है। जैसे कोई लड़का ना मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, हम जिसको रीजनिंग एबिलिटी बोलते हैं, यानी उसका लॉजिक बहुत अच्छा है, वो मैथ्स बहुत अच्छी फटाफट कर लेता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये बच्चा शायद आगे जाके कंप्यूटर या आईटी इसमें अच्छा काम कर पाएगा, क्योंकि उसका लॉजिक और रीजनिंग एबिलिटी अच्छा है। तो वो डेवलप करना पड़ेगा। और से जैसे अगर इसे हमारे ध्यान में आया तो उसको कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बेसिक सिखाना होगा। आई डोंट से वो जावा सिखाओ, 8वीं स्टैंडर्ड में जावा सिखाने की जरूरत नहीं है, बट उसको थोड़ा सा लॉजिक और डेवलप करने के लिए ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्या करते हैं बच्चे,
इसी तरह हमें उनको थोड़ा लेके जाना है। ये देखना है कि 10वीं तक हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फील्ड्स में एक्सपोज कराना है, ज्यादा से ज्यादा एरियाज में एक्सपोज कराना है। खाली वो 10वीं तक जो उसका बुक्स है, जो करिकुलम है, वो पढ़ के ये नहीं समझने वाला है। हमें एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है। सो उसको कम से कम एक्सपोज तो करो, थोड़ा प्रोग्रामिंग एक्सपोज करके देखो, थोड़ा ड्राइंग में एक्सपोज करके देखो, थोड़ा कुकरी बेकरी में एक्सपोज करके देखो, थोड़ा उसको साइंस एक्सपेरिमेंट्स में एक्सपोज करके देखो। एक्सपोजर दे दो उसको, चाहे जितने पॉसिबल एरियाज में उतने। अपने आप आपको भी समझ में आएगा, उसको भी समझ में आएगा कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, और जो अच्छा लग रहा है उसमें एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ाओ। सो बाय एंड ऑफ 10th आई वुड से, जैसे ही वो 10th पास करके आगे निकल रहा है, उसको समझ में आपको और उसको समझ में आएगा कि उसके इंटरेस्ट एरियाज क्या है। जब वो आत्म परीक्षण करेगा तब उसको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं उसकी इस 10वीं के बाद क्या करूं, चाहे आर्ट्स लूं, चाहे कॉमर्स लूं, चाहे साइंस लूं। फिर साइंस लेना है तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लूं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लूं। फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड हूं, या मेडिकल के लिए इंटरेस्टेड हूं, या बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। कैसे सोच सकेगा, क्योंकि बहुत आ गए। जैसे अभी एक बताता हूं आपको कि जैसे ही भारत मून के ऊपर गया, बहुत सारे बच्चों को लगने लगा कि मेरे को ना इसरो में जाना है, एविएशन, स्पेस साइंस लगने लगा। इसके लिए क्या सोचना है उसको? 10 तक फिजिक्स और मैथ्स, ये दोनों सब्जेक्ट कितने अच्छे लगते हैं, अच्छे समझ में आते हैं क्या, उसको अच्छे लगते हैं क्या, उसमें वो कॉम्पिटेंट है क्या? क्योंकि आईआईटी पवई और अदर 2-3 आईआईटीज है, इन्होंने डिजाइन स्कूल खोला है। डिजाइनिंग स्कूल में अगर जाना चाहता है तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्टूडेंट डिजाइन स्कूल में जा सकता है 12वीं के बाद। उसके लिए अलग से एग्जाम, तो आईआईटी के एग्जाम होते हैं, बट वो अलग एग्जाम है, उसका साइंस से कोई संबंध नहीं। सो केवल उसका अच्छा है, उसका ड्राइंग अच्छा है, इसके ऊपर उसको डिजाइनिंग स्कूल आईआईटी में जाने का चांस मिल सकता है। सो करियर काउंसलिंग में क्या होता है? उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग टेस्ट की जाती है, दूसरा उसका इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है, तीसरा बेस्ड ऑन दैट कौन से फील्ड, कौन से साइड में उसको ज्यादा स्कोप है वो बोला जाता है। फिर वो साइड में जाने के बाद वेरियस करियर ऑप्शंस क्या है। जैसे साइंस, लोगों को लगता है साइंस में गया तो बहुत ऑप्शंस है क्या ऑप्शंस? वो भी पता होने चाहिए डिसीजन लेने से पहले। जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मेसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, एग्रीकल्चर है, रिसर्च है, फूड टेक्नोलॉजी है, ये सब जो है ना साइंस फील्ड से रिलेटेड है। सो मैं साइंस में जाना चाहता हूँ, इसका मतलब मेरे को ये 10-12 जो फील्ड्स है उसमें से किसी में तो रुचि होनी चाहिए, तो ही मैं साइंस जाने से मतलब है। यहाँ पेरेंट्स भी कुछ बार बोलते हैं, नहीं बेटा एक काम कर, तू साइंस चला जा, 12वीं तक साइंस कर, उसके बाद देखते हैं आर्ट्स कॉमर्स में शिफ्ट हो जा, नहीं जमा तो। ये बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये 10-12 फील्ड्स में से एक भी फील्ड में उसको कुछ करना नहीं है तो क्यों जाना है साइंस? ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि खाली साइंस में गए तो ही करियर है, ऐसे नहीं है। आर्ट्स में भी करियर है, कॉमर्स में भी करियर है, सभी ब्रांचेस में करियर मिल सकता है, बट उसका लाइकिंग, उसके एस्पिरेशंस और उसके स्किल सेट, ये सब मैचिंग करके उसको। ये गाइड कौन कर सकता है? ये गाइड फ्रेंड्स नहीं कर सकते, ये गाइड रिलेटिव्स नहीं कर सकते, ये गाइड पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। पेरेंट्स अपने काम में बिजी है, उनके एरिया में वो मास्टर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
ये जो एरिया है इसमें क्या मालूम है उनको, नहीं जानते, ना स्टूडेंट्स को पता है, ना उनके फ्रेंड्स को पता है, ना रिलेटिव्स को पता है। सो जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन बहुत कई बार फेजर्ड वे से लिया जाता है। वो एरिया में जिनका एक्सपीरियंस है, जिनको वो एरिया कॉम्पिटेंस है, जिनको वो एरिया में सब कुछ पता है, उनकी हेल्प ले ले तो ही काम अच्छा बन जाएगा। एक बात सोच लो, अगर आपको गाने के फील्ड में आगे जाना है तो हेल्प किसकी लेंगे? सचिन तेंदुलकर की लेके फायदा नहीं है, लता मंगेशकर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो फील्ड में आगे जाके क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रेशर्स है, क्या आपके पास अच्छे कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो बता सकती है, बता सकता। सो हमें ये सोचना है कि जो फील्ड में एक्सपर्ट है, जल्दी खाना फिर मुंबई का क्या। थैंक यू मिस्टर विवेक तिलंगर। मैं अभी सभी पार्टिसिपेंट्स से सर अभी एक और क्वेश्चन था। हाँ पूछना बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये क्वेश्चन था कि जनरली बच्चों को क्या होता है कि उनको थोड़े दिन किसी सब्जेक्ट में रुचि आती है, वो कोई चीज एक्चुअली आजकल क्या है कि उनको एक्सपोज किया जा रहा है कई एक्टिविटीज के लिए। अब वो कुछ दिन के लिए उनको उसमें रुचि आती है, वो उस चीज में आगे बढ़ते हैं। सपोज उसका इंटरेस्ट मैथ्स में, तो उसने अबैकस क्लास लगाई, पढ़ना शुरू किया, बच्चे का इंटरेस्ट खत्म कुछ दिन बाद। अब बच्चे को क्या कराया जाए? अब बच्चा तो हमें पता है कि दिमाग से तेज है, उसको मैथ्स अच्छी लग रही है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बन रहा, उसको कोई और चीज करनी है। अब वो कह रहा है मुझे बास्केटबॉल करनी है, अब वो कह रहा है मुझे फुटबॉल भी खेलना है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए सर? ऐसा है कि उसको जो इंटरेस्ट है उसमें तो उसको करना ही पड़ेगा। नहीं, उसको बास्केटबॉल अच्छा लगा है, बास्केटबॉल खेलने दो, फुटबॉल अच्छा लगता है, फुटबॉल खेलने दो। बट उसका जो मैथ्स का इंटरेस्ट है वो कम क्यों हुआ है, ये पहले आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि इंटरेस्ट था इसलिए उसको आपने अबेकस में लगाया। ऐसा हो रहा है क्या कि अबेकस एकदम उसको हेवी जा रहा है? देखो, ऐसा इंटरेस्ट है, इसका मतलब एकदम उसको बहुत हेवी भी लोड देंगे तो इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। दूसरा, स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। दूसरा, मेनी टाइम्स इंटरेस्ट जो डिपेंड करता है ना, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जानने की कोशिश करो कि उसका इंटरेस्ट खत्म होने के पीछे उसका टीचर तो नहीं है। क्योंकि टीचर अगर बहुत एकदम हाई लेवल से सिखाने लगे ना, तो बच्चों को समझ में आना मुश्किल होने लगता है, और समझ में नहीं आता है तो इंटरेस्ट खत्म होता है। सो ये भी सोचने की जरूरत है कि हम जो टीचर्स से उसको सिखा रहे हैं, वो टीचर उसको उसके लेवल पे आगे लेके जाते हैं या नहीं। जितने भी मैंने आज तक इतने स्टूडेंट्स को मिल चुका हूं, मैं उसको पूछता हूं कि बेटे तेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, ये कब से अच्छा नहीं लग रहा है? तो जब वो खुल के बोलता है तब बोलता है सर सच्ची बताऊं, ये 7वीं 8वीं तक तो प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को 9वीं स्टैंडर्ड से सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं बोला ऐसा क्यों रे, 9वीं में क्या ऐसा हुआ कि तेरे को अच्छा नहीं लगा? फिर वो बोलता है नहीं, 9वीं में जो टीचर थे ना मेरे को, वो बराबर नहीं सिखाते थे। उसको ये पता नहीं है कि वो बराबर नहीं सिखाते मीन्स व्हाट, बट इतना वो बता पाता है कि वो बराबर नहीं सिखाते थे, एंड देन ही लूजेस द इंटरेस्ट। सो ये भी देखना है कि उसको सिखाने वाले जो लोग हैं वो सिखा सकते हैं क्या वो लेवल पे जाके। एक एग्जांपल बोलता हूं, मैं भी बीई हूं, इंजीनियर हूं, मैथ्स मेरा भी अच्छा है, होना ही चाहिए। बट अगर आप मेरे को बोलेंगे कि 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना है आप, तो मैं नहीं सिखा सकता हूं। यानी मेरे को वो आता नहीं है ऐसा नहीं है, बट वो लेवल पे जाके मैं नहीं सिखा सकता हूं। मैं मेरी लेवल से सिखाऊंगा, वो बच्चे को कुछ नहीं समझेगा। तो उसके लेवल पे जाके सिखाना इज अ डिफरेंट स्किल। सो चेक करो कि ये क्यों हो रहा है। कौन है? सुन पकड़। टाइम्स ये टीचर डिपेंडेंट होता है। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। शायद मुझे इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और ये चीज पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो रहा है। थैंक यू सर। हाय, गुड आफ्टरनून।
सर एक क्वेश्चन है, जैसे आजकल बच्चों के पास काफी ऑप्शन है, सर आप सुन सकते हैं? क्या क्या? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आजकल जैसे बच्चों के पास स्कूल के अलावा काफी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे अब आज हम ये प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं पेगासस एकेडमी, यहाँ पे भी कई सारी चीजें हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि बच्चों को क्या करवाना चाहिए? हमें परमिटेशन मतलब काफी सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, या फिर कैसे करा जाए कि क्या 3 चीजें बच्चों के लिए शुरू करना चाहिए? जैसे कुछ आप कोडिंग के बारे में बताया, अभी आपने ये बताया कि बच्चों की रुचि किस चीज में है, टीचर अच्छा है कि नहीं है, वो फिर काफी उसको ड्रिल डाउन करें और समझने की कोशिश करें। तो आपके हिसाब से वो क्या 3-4 चीजें होना चाहिए जो हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और फिर ये देखें कि बच्चा उसमें से किस चीज में इंटरेस्टेड है? तो वो थोड़ा अगर आप हेल्प कर सकते हैं। देखो ऐसा है, थोड़ा टफ है बट बोलता हूँ आपको, हम लोग ना बच्चों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, हम लोग चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये तरीके के कपड़े लेके देखते हैं, वो तरीके के कपड़े लेके देखते हैं, ये टाइप का फर्नीचर लेके देखते हैं, ये सब करके देखते हैं, चेंज करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं लगा चेंज करते हैं, बच्चों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। समझो 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड में बच्चा है और ऐसा आपको कुछ खास नहीं दिख रहा है कि उसको कुछ खास इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि स्कूलिंग के अलावा उसको कोई चांस ही मिला नहीं है उसका इंटरेस्ट एटलीस्ट डेवलप करने के लिए, समझने के लिए। सो उसको 3-4 अलग अलग छोटे छोटे फील्ड से उसको एक्सपोजर देना पड़ेगा कि ये करके देखो, ये करके देखो, ये करके देखो, ये करके देखो। एक समझो 2-3 महीना उसको कोडिंग, एकदम बेसिक लेवल कोडिंग सीख के देखेगा, थोड़ा पेंटिंग ड्राइंग सीख के देखेगा, थोड़ा ड्रामेटिक सीख के देखेगा, थोड़ा स्पोर्ट्स सीख के देखेगा, एक exposure giving. See, what we have to do is giving them exposure in various fields as possible. ऐसे तो नहीं है 100 फील्ड में एक्सपोजर दे सकते, कम से कम एक 3-4-5 फील्ड में तो एक्सपोजर दे ही सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ दिस ये कहां पे थोड़ा पिकअप कर रहा है। ये जितने जल्दी कर सके उतना हमें आगे का टाइम ज्यादा मिलता है, जिस फील्ड में वो उसको अच्छा लगता है। देखो आजकल क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स 3री-4थी में स्टैंडर्ड में तब से उसको कोई नृत्य क्लास में डालता है, कोई गायन क्लास में डालता है, कोई किसी स्पोर्ट्स में डालता है। क्यों करते हैं ये? ऐसा नहीं है कि उनको सीधा टीवी पे चमकना है, बट उसका इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है वो देखने के लिए। सो अगर आपको पता नहीं चला है अभी तक कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो उसको एक्सपोजर देना होगा 3-4-5-6 एरिया जितने पॉसिबल है उतने में, तो फिर शायद ऐसे समझ में आएगा कि हाँ इसमें बेटा इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसमें और थोड़ा एक्सपोजर और थोड़ा उसको आगे लेके जाना ये कर सकते हैं। तो पहला चीज, to find out his interest by giving exposure to more areas, and then to develop that interest further in a systematic way to find out कि ये interest persist होता है या नहीं होता है। दूसरा, ये persist होता है तो उसको और मोटिवेट करें, और फिर वो इंटरेस्ट जो जिसमें है उसके मुताबिक आगे कैसे किया जाए, क्या ब्रांच लिया जाए, इसका डिसीजन ले। सो ये जो है ना, ये बहुत जितने जल्दी शुरू हो सकती है 5वीं 6वीं 7वीं स्टैंडर्ड से उतनी अच्छी है, क्योंकि 10वीं के बाद ये सबके लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। पेरेंट्स क्या करते हैं पता है, बच्चा जन्म होता है तभी से एसआईपी शुरू करते हैं, तभी से स्मॉल सेविंग में इन्वेस्टमेंट। लड़की है तो बोलते हैं बच्ची 2 साल की हुई तब से आधा ग्राम 1 ग्राम सोना लेना शुरू करते हैं उसकी शादी के लिए। नहीं करते, क्यों करते हैं? वो बोलते हैं उस टाइम कहां से लाएंगे इतना सब। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट हम बहुत जल्दी शुरू करते हैं ये चीजों में, बट ये इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे शुरू करें ना, तो कम से कम उसका लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग
जल्दी समझ में आएगा। डिसलाइकिंग है वो छोड़ दो, लाइकिंग है उसमें आगे कैसे जाना है, इसके लिए टाइम मिलेगा। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, ये ध्यान में रखो। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर विवेक। कोई और क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है अपने बच्चों से? स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है जो रिलेटेड, जो पूछना चाहते हैं आप करियर से रिलेटेड? ओके, सो आई थिंक काफी जानकारी आज ऑलरेडी मिल चुकी है लोगों को, और मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि पेरेंट्स कैसे मदद करें करियर चूज करने में बच्चों के लिए, क्योंकि वही चीज है कि उनको सवाल आते हैं कि क्या हम चूज करवाएं, तो पेरेंट्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक इसका यही चीज हमने डिस्कस की भी है अभी तक कि कैसे पेरेंट्स खुद करियर काउंसलर तो है नहीं, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि सही बात है सबका अपना अपना अलग एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, सब अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, तो वो तो करियर काउंसलिंग इतने अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे में करियर काउंसलर की जगह आती है, और वो किस तरीके से पेरेंट्स को भी मदद दिलवा सकते हैं करियर चूज करने में। मिस्टर विवेक, एक छोटा एग्जांपल बोलता हूँ इसमें। बच्चा बीमार गिर गया बच्चा, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या घर में इलाज शुरू कर देते हैं? हम ढूंढते हैं गूगल पे जाके कि भैया इसको क्या दिखाएं तो ये अच्छा हो जाएगा। नहीं करते हैं ना, बिकॉज दैट इज नॉट आवर एरिया। हम डॉक्टर नहीं है, तो हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना। घर में कुछ फर्नीचर बनवाना है तो हम कारपेंटर के पास ही जाएंगे ना, हम थोड़ा अपने आप करवाएंगे। तो यही चीज के लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प, करियर काउंसलर, आपको कोई फैसिलिटेटर की जरूरी है। प्रॉब्लम यही है कि ये हम लोग बिल्कुल सोच में नहीं लेते हैं। हम लोगों को लगता है उसमें क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हम लोग कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, और बच्चा थोड़ा सा बीमार गिर जाए हम लोग सीधा स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। डॉक्टर एमआरआई करना है तो भी बोलो मैं तैयार हूं। अरे भैया जरूरी नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे खाली पेट दुख रहा है तो एमआरआई तक जाते हैं हम लोग। नहीं चाहिए तो इसमें तो सबसे बड़ी रिस्क है, उसका पाथ गलत हो गया तो वहां पे हम क्यों नहीं हेल्प लेना चाहते? माय सिंपल क्वेश्चन इज दिस। मैंने जितनी बातें सुनी सबसे अग्री कर रहा हूँ मैं, बट ये कंसल्टिंग हमें वन टाइम प्रोसेस रखना है कि हमें लगातार करते रहना है। हमें एक्चुअली हर एक पॉइंट पे मॉनिटर करना चाहिए कि उसने इस इंटरेस्ट पे अगर काम करना शुरू किया, ये कोर्स स्टार्ट किया है, उस पर प्रोग्रेस कैसी हो रही है, उस पर क्या एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं। अगर उस पर कुछ ग्रोथ नहीं हो रही तो नए कौन से उसके आगे चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें कितने फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, ये काउंसलिंग सेशन हमें कितनी बार करने चाहिए, जिससे हम सीधा मॉनिटर करते रह सकें कि प्रोग्रेस कैसी हो रही है। इसमें ऐसा है, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए शायद करियर काउंसलिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो तो आपको ट्राई आउट करके देखना है वेरियस थिंग्स। बट जब डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, से फॉर एग्जांपल 10th के बाद डिसीजन लेने का टाइम आता है, अभी आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहाँ डालना है, डिसीजन टाइम पे हेल्प लेनी चाहिए। 12th के बाद डिसीजन का टाइम आता है, से समझो इंजीनियरिंग कराना है, विच इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी, सिविल या और कुछ, कैसे डिसाइड करें? सो जब भी डिसीजन का टाइम आता है, अ वेरी मेजर डिसीजन, उस टाइम हेल्प लेने की जरूरत होती है, क्योंकि वो डिसीजन कैसे लेना है ये आपने को पता नहीं होता है। वहां पे ट्रायल एरर नहीं कर सकते। डिसीजन से पहले बहुत ट्रायल एरर कर सकते हैं, उसको थोड़ा कोडिंग सिखा के देखते हैं, उसको थोड़ा ड्राइंग सिखा के देखते हैं। दीज आर ऑल ट्रायल एरर्स। वो कब करना है? डिसीजन से पहले। बट जब डिसीजन लेने का टाइम आए तो ट्रायल एरर नहीं, क्योंकि ट्रायल एरर विल बी ए डेंजरस थिंग। सो ओनली एट द टाइम ऑफ मेजर डिसीजंस हेल्प लेना जरूरी है।
थैंक यू सर। Okay, I think major questions cover हो चुके हैं and विवेक सर ने भी पूरा चीज अच्छे से समझा दी है। करियर काउंसलर की क्यों जरूरत होती है, क्यों काउंसलिंग जरूरी है बच्चों को समझने के लिए भी, उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, और प्लस कौन सी फील्ड में वो पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं बल्कि इंटरेस्ट के बेसिस पे, और उसको समझना भी कैसे है कि उनका इंटरेस्ट एक्चुअली में है क्या, उसके भी तरीके बताती हैं। इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल अगर वो मिस्टर विवेक तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो हमें चैट पर भी भेज सकते हैं, बाद में हमें बता सकते हैं, ईमेल पर भी भेज सकते हैं, और वी विल फॉरवर्ड देम टू मिस्टर विवेक, और वो हमें उन सबके आंसर्स प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग सोचिए, अपने बच्चों से बात करिए आज के सेशन के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद हमें बताइए कि अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू मिस्टर विवेक फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग इन। थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल सेशन। ये सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो हर किसी को नहीं मिलती हैं। पर्सनली मैंने भी कभी काउंसलिंग के लिए अपने रिलेटिव्स वगैरह से जरूर ज्वाइन किया था, लेकिन इतने प्रोफेशनल, इतने एजुकेटेड, क्वालिफाइड लोगों से मिलना ये सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट ये पॉसिबल हो रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए भी, ऑनलाइन हो पा रहा है सबको अपने घर बैठे बैठे, और प्लस ये सब लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी है। इसका मतलब भी ये है कि जो है लोगों को एक्चुअली में इंटरेस्ट है, वो जानना चाहते हैं कि बाहर मेट्रो सिटीज में भी और भी सब जगह लोग किस तरीके से फायदा उठा रहे हैं इसका। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस सेशन। आई थिंक anything else, if over to you Swapna, if you want to add. So thank you sir, thank you Mr. Vivek Velenka sir, and बहुत बहुत आभार आपका, आप यहाँ पे हमारे आर्मी फैमिली से जुड़े, हम सबको ही आपने एक मार्गदर्शन किया, और आपने हमें दिशा निर्देश हमारी करी, और हमें एक सिखाया कि कैसे हम अपना करियर चूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको नहीं लगता है कि अब ये शायद बहुत हम लोग के अब समय आ चुका है जब हम लोग अपने आप में मंथन करें, उस बात का मंथन करें जिसमें कि हमें क्या करना है करियर में, हमें अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना है, हमें अपने करियर में क्या सोचना है कि हमें सही दिशा में जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, क्योंकि आजकल बड़ी सारी फील्ड्स आ गई, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि हम करें क्या। तो सपोज एक बच्चा सीए का एग्जाम दे रहा है, अब सीए का एग्जाम तो दे रहा है, उसके मन में बहुत सारे डर है कि अब मैं सीए क्लियर करूंगा नहीं करूंगा, मैंने कॉमर्स किया हुआ है, मेरे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है तो एमबीए करूंगा। आजकल तो हर कोई एमबीए कर रहा है। लेकिन सर एक चीज आपको बताएं कि अगर आपने कॉमर्स लिया है, सिर्फ सीए ही आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन सिर्फ हमारे पास नॉलेज का अभाव होने, हमें पता नहीं है कि और क्या क्या फील्ड्स हैं जो हम और चूज कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हमारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम सिर्फ सोचते हैं कि नहीं, बच्चे को ये इन फील्ड्स के अलावा हम और कुछ नहीं चूज करा। लेकिन बच्चों को आप इंट्रोस्पेक्ट तो करने दीजिए, अपने आप उनको जानने तो दीजिए कि और क्या क्या उनकी क्षमताएं हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमारे प्लेटफॉर्म से जो एकेडमिक काउंसलर मिस्टर वेलेंकर सर हैं, वो आपको वो कई सारी फील्ड्स जो आपको नहीं पता है उन सब से अवगत कराएंगे, और जब आप उन सब फील्ड से भी अवगत हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कॉमर्स में सिर्फ एक ही फील्ड है, हमारे पास और भी कई सारी सब ब्रांचेस हैं जिसमें हम जा सकते हैं, और शायद जिसमें हम ज्यादा अच्छा करें। तो इसमें आप जो ये हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, या हमारे लगता है कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, अब सब खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ से एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक ऐसा मार्गदर्शन जिसमें आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी क्षमताओं को समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या आप नहीं चाहते आगे बढ़ना? पेगासस एकेडमी आपको गेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करेगी,
जो फील्ड सर आपको चूज करेंगे या आपको बताएंगे कि आपके लिए अच्छी है, उससे आपको गेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे जो जिनसे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या आगे कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। हम सिर्फ कोई एक अगर ब्रांड चूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आगे जाके उसमें हमें हर चीज अच्छी मिले, या जो हमने पसंद किया तो उसमें सब अच्छा होगा। आगे जाके हर चीज में कठिनाइयां होती हैं, हर चीज के लिए हमें आगे से तैयार होना पड़ता है आगे के लिए। तो उस तैयारी के लिए अभी से हमें शुरुआत करनी पड़ती है। वो सारा मार्गदर्शन आपको मिलता है जब आप प्रैक्टिकली उस इंसान से मिलते हैं जो उस फील्ड में ऑलरेडी है। तो यहाँ पे पेगासस एकेडमी में आपको गेस्ट लेक्चर्स के थ्रू एक गाइडेंस मिलेगा, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज एक हफ्ते में या 1 मंथ में जो ट्रेनिंग सेशन, गेस्ट लेक्चर्स, सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस सारी कठिनाइयां झेलने के लिए, इन सारी कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं इसमें हर हद तक अपना 100% दूंगा या दूंगी, तभी हम उस फील्ड को आगे लेके चूज करते हैं। So it's time to think about it now, and it's high time now. So Pegasus Academy provides you with this kind of solution to all our students. I mean, we want India to progress. We want everyone to progress. So इस thought process से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें पता है कि हम बहुत आगे जाएंगे, पर उसके अलावा हम अपनी जड़ों से भी उतने ही जुड़े रहने चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी जड़ों को, कोई पेड़ अगर अपनी जड़ों को छोड़ देगा तो गिर पड़ेगा, वैसे ही हमारी मॉरल वैल्यूज और एथिक्स अगर हम अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं तो हम गिर पड़ते हैं। वैसे ही हमारे डॉक्टर रोचना शुक्ला इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मॉरल वैल्यूज और एथिक्स के बारे में बताएंगे।